गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 10 के विज्ञान का फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं जो प्रेम सर पढ़ा रहे हैं, आज हम लोग कक्षा 10 में रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में इसमें क्या पहला चैप्टर है आपका, क्या है पहला चैप्टर, आइए देखते हैं। जो विज्ञान है क्लास 10th में विज्ञान है, विज्ञान की शाखा जो पहला चैप्टर है आपका, जो चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट, पहला चैप्टर है, क्या है पहला चैप्टर? पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, और ये किस क्लास के कौन सा सब्जेक्ट है? ये विषय है आपका, विषय आपका क्या है? आपका विज्ञान। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग जानते हैं, सबसे पहले सवाल आपका आता होगा कि रसायन अभिक्रिया किसे कहते हैं या रसायन समीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग पहले ये देख लीजिए कि रसायन समीकरण की परिभाषा हम लोग इसमें देखते हैं पहले, सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण, ठीक, ये हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण को हम लोग जब देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों से रासायनिक क्रिया कर कर उसमें नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, तो वो रासायनिक समीकरण कहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। परिभाषा है आपकी, क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों में रासायनिक क्रिया या परिवर्तन, आप भी कह सकते हैं, क्रिया या परिवर्तन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिवर्तन। रासायनिक क्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थों में रासायनिक क्रिया या परिवर्तन करके नए पदार्थ का निर्माण हो तो वो क्या कहलाएगा? तो वह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब जैसे हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे आपका कोई भी उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए यदि कोई भी तत्व है, जैसे कोई भी पदार्थ है ना, तो पहला पदार्थ मान लीजिए कोई पदार्थ A है, और तो उसी में कोई पदार्थ B से क्रिया करवाते हैं। ठीक है, उसमें ऐड करते हैं, एक पदार्थ में B पदार्थ को ऐड करते हैं, तो हमारा जो पदार्थ बनता है, जो नया उत्पाद होगा, वो होगा C+D।
या केवल C हो सकता है, या तो C+D भी हो सकता है। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसका जो अभी समीकरण एक अभी निकालेंगे, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि उसमें एक ही होता है या दो भी आ जाते हैं। कभी कभी आपका जो पदार्थ आप बनाएंगे, जो पदार्थ आपके हैं उनसे जो पदार्थ बनेगा वो केवल एक पदार्थ ही होगा, केवल एक ही हो जाता है। जैसे कि आपका देखेंगे तो H2 प्लस नवजात ऑक्सीजन से जब क्रिया होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये केवल एक पदार्थ है ना, केवल एक पदार्थ उत्पन्न हो गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कभी कभी होता है कि दो भी पदार्थ आ जाते हैं, कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी आएंगी। तो इसमें ये समझ लीजिए कि कोई पदार्थ A है, ये उदाहरण था, इसको हम रफ कर देते हैं। हाँ, कोई पदार्थ A है आपका, पदार्थ A में पदार्थ B ऐड होता है या क्रिया करता है, तो उसमें क्या बन जाता है, पदार्थ C या D बन जाता है। ये पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है, ये पदार्थ बन जाते हैं A और D के फॉर्म में, ठीक। तो ये चीज़ें आपका ये हो गया रासायनिक समीकरण। ये इस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण बनाते हैं, ठीक। अब इस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण बनाते हैं। तो अब इसको हम रफ करते हैं और आगे बताते हैं आपको समीकरण का वर्गीकरण। क्या बताते हैं, समीकरण का वर्गीकरण। तो हम लोग अगला देखते हैं आपका रासायनिक समीकरण का वर्गीकरण। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण का वर्गीकरण या विभाजन, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो हम लोग रासायनिक समीकरणों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। किसमें एक जिससे हम रासायनिक समीकरण करवाते हैं, या जो समीकरण में उपस्थित होते हैं, जो अभिक्रिया करने के लिए समीकरण उपस्थित होते हैं, वो होते हैं और एक होता है आपका रासायनिक समीकरण से जो बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पहले आइए देखते हैं इसको। तो हम इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। या इसका यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यह दो भागों में डिवाइड होता है, यह दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है। ये दो भागों में विभाजित होता है। तो कौन कौन से भागों में विभाजित होगा, तो ये होगा, एक होगा आपका, पहला होगा हम लोग लिख लेते हैं, पहला हो जाएगा अभिकारक, और दूसरा क्या हो जाएगा, ख देख लेते हैं, तो दूसरा हो जाएगा उत्पाद। क्या हो जाएगा, उत्पाद। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, क्या होता है ये अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक वो समीकरण का वह भाग उत्पादक कहलाता है जो भाग में रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया होती है। जैसे रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है। ये हो गया, ये क्या कहलाता है, ये अभिकारक कहलाता है। क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और ये समीकरण में
समीकरण में अभी भाग होता है, इसको हम लोग उदाहरण से अभी समझते हैं, लेकिन पहले इसको भी देख लेते हैं कि उत्पाद क्या होता है। तो हम लोग उत्पाद देख लेते हैं कि उत्पाद क्या होता है। तो उत्पाद जो है अभिक्रिया में उत्पन्न नए पदार्थ को क्या कहते हैं? वो कहते हैं उत्पाद। तो हम लोग कैसे इसको जानते हैं कि उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक और समीकरण किसे कहते हैं? तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण से देखते हैं। एक आप उदाहरण लिख लीजिए यहाँ पे, उदाहरण। तो उदाहरण क्या है आपका? उदाहरण होगा जैसे कि कोई एक, ये देखिए ए है और प्लस बी है, ये दो क्या हो गए? ये दोनों हो गए, ये क्या हो गया? अभिकारक हो गए। ये दोनों क्या हो गए आपके? ये अभिकारक हो गए, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ बन गए। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण में ये हो गया। तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, ये अभिकारक बन गया। अब इससे क्या बनता है? इससे जब क्रिया होगी इन दोनों में तो जो बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। अब कुछ भी बन सकता है उसमें। हम लोग मान लीजिए यहाँ पे C हो गया, तो ये C बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया उत्पाद। ये हो गया उत्पाद। ठीक है, समझ में आ गया? आया ना समझ में? चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्पाद, मतलब कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, ए और बी जैसे इसमें भाग लिया है, तो वो हो गए अभिकारक। और उनसे जो अभिक्रिया में उत्पन्न नए पदार्थ, कोई ए और बी से ये नया पदार्थ बना है C, तो ये हो गया आपका उत्पाद। ठीक है, ये हो गया उत्पाद। तो इसको हम लोग रफ करते हैं और आगे बताते हैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित और असंतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित या असंतुलित किसको कहते हैं, कि कौन सा समीकरण हमारा संतुलित है और कौन सा असंतुलित है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं असंतुलित, क्योंकि असंतुलित रहेगा तभी तो संतुलित करेंगे ना। तो हम लोग पहले देखते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित समीकरण जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पादक के तत्वों में जो पदार्थ रहेगा, यानी तो उसमें जो उनकी संख्या होगी वो समान नहीं होती है, तो वो क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग संतुलित समीकरण को देखें तो दोनों जिस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों, यानी कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये दो तत्वों से हमारा लोग मान लीजिए कि ये अभिकारक है, तो ये इससे जो उत्पाद हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? ये इन दोनों की संख्या जो है समान हो। मतलब अगर यहाँ पे 2 है और ये 2 है, ये 2 है, दोनों संख्याएं 2 हैं, तो वो 2 क्या होगा? वो संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसकी परिभाषा होगी, क्या होगी इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा होगी जिन समीकरण में या जिस समीकरण का अभिकारक
अभिकारक एवं दिखाई कम दे रहा होगा, अभिकारक एवं उत्पाद अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों की संख्या समान नहीं होती है, तो वे समीकरण क्या कहलाएंगे? असंतुलित समीकरण कहलाएंगे। असंतुलित समीकरण कहलाएंगे। असंतुलित समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी संतुलित समीकरण को ही एक और नाम से हम लोग जानेंगे, उसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। ठीक है, तो इसी का हम लोग दूसरा नाम होता है, या तो लिख लीजिए यहाँ पे असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम, असंतुलित समीकरण को ही कंकाली क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण इसी में देख लेते हैं, तो जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि असंतुलित समीकरण कैसे होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे है Mg प्लस O2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इससे क्या बनेगा? MgO बनेगा। अब देख लीजिए, यहाँ तो Mg तो बराबर है, सेम है, इसके एक अणु है, इसका भी एक अणु है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें 2 है, इसमें 1 है, सिंगल है, इसलिए ये क्या हो गया? ये समीकरण क्या कहलाएगा? ये समीकरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये समीकरण असंतुलित कहलाएगा। ये समीकरण असंतुलित कहलाएगा। ये हो गया। अब जब आपको पता चल गया कि ये समीकरण असंतुलित कहलाएगा, तो संतुलित समीकरण क्या कहलाएगा, वो चीज़ देख लेते हैं। तो समीकरण संतुलित समीकरण को हम लोग देखने के लिए इसको पहले रफ कर दें, उसके बाद हम इसको संतुलित समीकरण को देखते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका? ये था असंतुलित समीकरण। अब हम लोग संतुलित समीकरण देख लेंगे इसके बाद। तो आइए अब हम लोग क्या देखते हैं? संतुलित समीकरण के बारे में भी जानते हैं। संतुलित समीकरण ये रहा। तो अब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया आपको लोगों को कि संतुलित समीकरण क्या कहते हैं? जिस समीकरण का अभिकारक
और उत्पाद दोनों ओर के तत्वों की संख्या क्या होती है? समान होती है। समान होती है तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो अब ये समीकरण की परिभाषा, संतुलित समीकरण की परिभाषा हो गई। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका कहना ये है कि जैसे कि कोई उत्पाद, जो उदाहरण से हम लोग देखते हैं, उदाहरण है आपका क्या, जैसे कि कोई उत्पाद है, कोई अभिकारक है। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक में मतलब हो गया कि जो समीकरण होगा जिसमें उस समीकरण में जो तत्व भाग लेंगे। तो भाग लेने का मतलब है कि पहला ए और बी आपका भाग ले रहा है, ठीक है, भाग ले रहा है। तो ये हो गया। और जो यहाँ पे क्रिया करके तीसरा भाग बना, वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो अब इनके जो नंबर बोल रहा है कि यहाँ पे जो सी ए है और बी है, तो यहाँ पे जो सी बनेगा वो क्या होगा? सी जो होगा वो क्या होगा? सी जो बनेगा तो वो क्या होना चाहिए? वो ए का जैसे कि अनुपात 1 है और बी का भी 1 है, बाहर 1 है। तो अब इनसे जो बनेगा सी बनेगा, तो उसको क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका सी बराबर होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए? ए सी बराबर आपका क्या होना चाहिए? A1 और B1। यही तो कह रहा है ना, यहाँ पे यही तो कह रहा है कि संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ए है और बी 1 है, तो यहाँ पे जो सी रहेगा, सी के बराबर क्या बनेगा? सी के बराबर आपका बी और A1 और B1 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया H2 प्लस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, H2O अर्थात जल बन जाएगा। नहीं, जल बनेगा ना, अर्थात क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो जल का जो सूत्र बना है H2, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1। अब यहाँ देखिए H2 और O एक ही है। तो यही चीज़ कह रहा है ये कि दोनों तरफ के, मतलब ये अभिकारक और ये उत्पाद, इसमें जो तत्व होंगे उनकी जो संख्या होगी वो समान होनी चाहिए। वही चीज़ कह रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये हो गया संतुलित समीकरण। इससे हम लोग क्या समझते हैं? संतुलित समीकरण जो हो गया, तो इस संतुलित समीकरण से हम लोग क्या समझते हैं कि किसी भी पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, यानी कि इनका द्रव्यमान, इन तत्वों का द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है, मतलब इन दोनों का तत्वों का जो बनेगा हमारा उत्पाद होगा, तो इन दोनों तत्वों का जो ये बनेगा, तो ये चीज़ ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद, किसी भी रासायनिक क्रिया में उत्पाद, यानी कि ये उत्पाद है ना, ये क्या है? उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये क्या है? अभिकारक है, ठीक है। तो ये उत्पाद हो गया, ये अभिक्रिया हो गया। तो क्या परिभाषा बनती है? क्या कहेंगे हम लोग कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों की कुल द्रव्यमान, उत्पाद के तत्वों की, मतलब इसका देख लीजिए, ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, दोनों में से कोई भी कह लीजिए, तो उसका इन तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
अर्थात ये एक है, ये भी एक है, तो ये भी एक एक है। यहाँ पे देखिए 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि नवजात है भाई, एक सिंगल ही होता है, तभी उसी को नवजात बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। क्या इससे क्या निकल के आई, परिभाषा क्या निकल के आ गई? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है क्या? जो अभिकारक के तत्वों के द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके, रफ करते हैं इसको। और अगला हम लोग देखते हैं, समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको तत्वों को बढ़ाना पड़ता है। तत्वों की जो संख्या होती है वो उसको बढ़ाना होता है। तो हमको किस तरीके से बढ़ाना है और किस तरीके से उसको घटाना, घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ाना है, तो किस तरीके से हम उसको बढ़ाएंगे वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक रहेगा, क्या है अगला टॉपिक? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। या तो हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे, यही चीज़ एक प्रश्न और बन के आ सकता है कि कंकाली समीकरण को संतुलित करना। क्या? कंकाली समीकरण को संतुलित करना। अब ये दोनों शब्द कहीं पे भी दिखे तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, या तो उसमें वो समीकरण या तो संतुलित रहेगा और या तो संतुलित करने के लिए बोल रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए, एक दो उदाहरण से हम समझाते हैं इसको। एक दो समीकरण ले लेते हैं, उसी से समझाते हैं हम। जैसे आपका देखिए Fe हो गया में जल H2O से क्रिया करता है, तो इसमें आपका क्या बनेगा? तो वो बनेगा आपका, क्या बनेगा? इसमें बनेगा Fe3O4। ये चीज़ का कह रहा है कि ये होगा प्लस H2, ये चीज़। ये समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। कोई एक समीकरण दिया हुआ है, उसको हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से समीकरण हैं ऐसे जिनको हमको संतुलित करना है, किसको बढ़ा सकते हैं और किसको बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 है, तो इसमें तो ये 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो 4 है तो इसको 4 ले आना है। जब इसको 4 लाना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि देखिए 4 लाने के लिए, इस ऑक्सीजन को 4 लाने के लिए इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग यहाँ से 4 से गुणा कर देते हैं। तो जब 4 से गुणा कर देते हैं तो ये तो संतुलित हो गया है। अब नहीं, ये संतुलित हो गया। अगर Fe को देखते हैं, Fe3 है यहाँ पे ना, तो 3 है तो इसको हम लोग 3 है, यहाँ पे 1 है तो हम इसको 3 से गुणा कर देंगे, ये संतुलित हो गया। ठीक है, ये संतुलित हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब बचा क्या? देखिए यहाँ पे H2, केवल H2 है, यहाँ पे H2 के कितने अणु हो गए? 4 आ गए। तो यहाँ पे हमको ये 4 जो है, यहाँ से अगर 4 में गुणा कर देते हैं तो ये चीज़ भी संतुलित हो जाएगी। अब देखिए इसमें, देखिए Fe कितने हो गए? Fe इधर देखिए, Fe कितना है? Fe है 3, और इधर कितना है Fe? इधर भी Fe बराबर 3 है नहीं। और यहाँ पे देखिए H2 देखिए यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे 4 है, H2 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना है H2 देखिए यहाँ पे कितना है? H2 यहाँ पे भी 4 हो गया ना, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ऑक्सीजन है ओ अगर देखा जाए ओ कितना है यहाँ पे ओ कितना हो गया 4 है ओ, और तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है कि ओ 4 है। ठीक, ये चीज़ ऐसे ही हम लोग इसको संतुलित करना सीखेंगे, संतुलित करेंगे कि कैसे कौन से कोई भी समीकरण दिया हो तो उसको हम लोग इस तरीके से ही संतुलित करेंगे। उसको हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन से हम संतुलित कर सकते हैं और कौन सा संतुलित नहीं होगा। मतलब अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो ये क्या संतुलित होगा, नहीं होगा ये संतुलित, क्योंकि इसमें जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे जितना ऐड होगा उतना इधर और ऐड करना होगा, और उसी तरीके से जिसको जो छोटी संख्या हो उसको बढ़ा के हम लोग संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे संतुलित करने के लिए इसमें देखिए 4 लगा देते हैं, इसमें भी 4 लगा दिए, ये भी छोटा तत्व है और यहाँ भी छोटा तत्व है, लेकिन ये एक तत्व बना हुआ है, इसको हम लोग संतुलित नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, इसको हम रफ करते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, इसी पे एक और समीकरण देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब यहीं पे देखिए हम लोग एक और देखते हैं जैसे कोई समीकरण दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4 से कोई समीकरण बनाने के लिए दे दिया कि क्या समीकरण बनेगा। तो इसको आप लोग कमेंट में हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप इसके बारे में बताइएगा कि इसका क्या उत्पाद होगा। ये अभिकारक है ना, ये अभिकारक है, तो यहाँ पे जो बनेगा मतलब उत्पाद क्या होगा, ये चीज़ें आप हमको बताएंगे इसी में। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये आपका वर्क है, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, आज दूसरी ही क्लास है, लेकिन मैं आज से ही इसको करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको बताएंगे, ये आप इसका उत्तर आप देंगे। ठीक है, इसका उत्तर कौन देगा, इसका उत्तर आप दोगे। ठीक, इसका आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये सवाल पूछे जाते हैं। नहीं, एक सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया है, ये आप लोग बताओगे, देखते हैं कि कौन कौन सही उत्तर देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे हम लोग का एक प्रश्न आ गया कि प्रश्न आता है, जैसे आ गया निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन सा समीकरण संतुलित है। ठीक है, ये चीज़ आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, तो उसमें आपका दिया हुआ है तीन समीकरण मान लीजिए दिया हुआ है, तो वो समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, पहला समीकरण आपका दिया है H2 प्लस Cl2 से क्या बनेगा HCl। अब HCl में इसमें 2 भाग दिया हो। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, वो है आपका 3 बेरियम दिया हुआ हो, और एक दिया हो आपका क्या दिया हो, बेरियम क्लोराइड Cl। बेरियम क्लोराइड में क्या करेगा, एल्युमिनियम और सल्फेट
SO4 के ट्वाइस से क्रिया करवाता है तो उसमें क्या प्राप्त होगा, तो उसमें जो प्राप्त होगा आपका, ये देखिए यहाँ पे कम हो रहा है जगह तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा तो 3Ba यानी कि बेरियम 3 बेरियम हो गया और बेरियम सल्फेट SO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड अमोनियम में 2 रखा हुआ है, ठीक है। और एक तीसरा दिया है समीकरण, दिया है 2Na मतलब सोडियम प्लस H2O, जब जल से क्रिया करेगा तो उसने बनाया है 2NaOH प्लस H2 गैस, ये हो गया, ठीक है। ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित समीकरण अभिक्रियाओं में से कौन सा समीकरण संतुलित है। जब संतुलित है पूछ लिया है तो इसमें देखना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से दोनों तरफ के तत्व बराबर हैं और कौन कौन से दोनों तरफ के तत्व बराबर नहीं हैं, यही चीज़ इसमें देखना पड़ेगा हमको। तो इसमें देखिए, ये देखिए H2 2H है, यहाँ पे भी क्या है 2H है, यहाँ पे Cl है 2Cl है, और यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 से डिवाइड इंटू किया गया है, 2 को इंटू किया गया है, वो दोनों में लागू होगा, तो ये भी 2 है, तो ये संतुलित है, ठीक है। तो ये संतुलित हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए B3Ba है, बेरियम 3 है और बेरियम 3 है, तो यहाँ पे बेरियम 3 निकल गया, मिल गया। अब यहाँ देखिए जो क्लोरीन है, क्लोराइड है, जो ये क्लोराइड है, यहाँ पे जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड यहाँ के क्लोराइड के तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने भाग हैं, 3 अणु हैं, यहाँ पे एक ही परमाणु है और यहाँ पे 3 हैं, तो इसलिए ये क्या है, असंतुलित है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, तो देखिए आगे भी देखिए H2SO4 यहाँ पे ट्वाइस लगा हुआ है और यहाँ पे सिंगल है, इसलिए ये भी संतुलित नहीं है। तो इसको हम लोग आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एल्युमिनियम 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों आगे का तो संतुलित है, लेकिन ये पीछे का संतुलित नहीं है, तो इसलिए ये संतुलित नहीं है, ठीक। अब अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या है, Na2 है ना, सोडियम का 2 अणु है, यहाँ पे भी सोडियम का 2 है, यहाँ पे देखिए H2 है, तो H2 देखिए, तो H2 से तो H2 कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, O और O, यहाँ पे ये भी हो गया, ये वाला H एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये ना होता तो ये भी संतुलित होता, लेकिन ये संतुलित समीकरण नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो ये भी संतुलित समीकरण नहीं है, ठीक। तो ये रहा हमारा संतुलित समीकरण के कुछ प्रश्न। रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगी हमारे लोग की। तब तक के लिए मित्रों हमारे चैनल पे बने रहिए और आपका प्यार ऐसे ही बरसता रहे। थैंक यू वेरी मच।